हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मोदी ने एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए नीलेकनी को हाई पावर टास्क फोर्स का दायित्व दे दिया है। तो हाई पावर टास्क फोर्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत में हर साल करोड़ छात्र प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, जैसे नीट में, जेई में, सीयूईटी में, यूजीसी नीट में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऐसे यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में। तो केवल एक ये तो परीक्षा नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के सपनों का आधार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे पेपर लीक हुआ है, नकल किया जाता है, तकनीकी गड़बड़ियां हो जाती है, परीक्षा रद्द हो जाता है, ये सब घटनाओं ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इन्फोसिस के ये सह संस्थापक नंदन नीलेकनी एक हाई पावर टास्क फोर्स का यानी एग्जाम रिफॉर्म का नेतृत्व करेंगे। इस निर्णय को भारत की परीक्षा प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आखिर नंदन नीलेकनी कौन है उसके बारे में जानेंगे, और सरकार उनसे क्या उम्मीद कर रही है, और क्या अब पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा उनके बारे में भी जानेंगे, और इस फैसले का छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा वो भी जानेंगे। और चलो हम इसको विस्तार में जान लेते हैं। तो आखिर यह घोषणा क्यों की गई है वो भी जान लेते हैं। तो सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रही है। तो नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं और यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द करनी पड़ रही है। तो कई राज्यों की भर्ती परीक्षाएं भी लीक के कारण दोबारा आयोजित करनी पड़ रही है। तो इन घटनाओं ने करोड़ों छात्रों का समय, पैसा और मानसिक शांति सब छीन लिया है, बर्बाद कर दिया है। तो सरकार समझ चुकी है कि अब केवल छोटे छोटे बदलाव पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को ही नए सिरे से मजबूत करने होगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो नंदन नीलेकनी कौन है और उन्हीं को क्यों चुना गया है वो जान लेते हैं। तो नंदन नीलेकनी भारत के सबसे सम्मानित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ में गिने जाते हैं। वे इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आधार जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित करने में नेतृत्व देना है। आज 140 करोड़ से अधिक लोगों की डिजिटल पहचान सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है। सरकार का मानना है कि यदि इतनी बड़ी डिजिटल व्यवस्था बनाई जा सकती है तो भारत की परीक्षा प्रणाली भी सुरक्षित और पारदर्शी बनाई जा सकती है। यही कारण है कि यह जिम्मेदारी किसी राजनेता की बजाय तकनीकी विशेषज्ञ को दी गई है। तो हाई पावर टास्क फोर्स आखिर करेगी क्या वो भी जान लेते हैं। इस टास्क फोर्स का काम केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं होगा, इसे पूरी परीक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना होगा। तो यह देखेगा कि पेपर कहाँ से लीक होता है, सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, परीक्षा केंद्र की निगरानी कैसे बेहतर हो सकती है, और डिजिटल सिस्टम कितना सुरक्षित भी है। भविष्य में कौन सी तकनीक अपनाई जाए, जिसके बाद सरकार को विशेष सुझाव ये देगा। तो भारत की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या भी है। जैसे आज परीक्षा प्रणाली कई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले तो पेपर लीक होता है, सबसे बड़ी समस्या यही है, पेपर लीक। फर्जी उम्मीदवार भी होता है, जैसे कई बार दूसरे व्यक्ति परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। उसके बाद साइबर हमला भी होने का चांस है। तो ऑनलाइन परीक्षा में डेटा चोरी का खतरा भी रहता है। परीक्षा केंद्रों की लापरवाही भी होता है, कई केंद्रों पर नियमों का सही पालन नहीं होता है, तो परिणाम में देरी भी हो जाता है। तो तकनीकी समस्याओं के कारण परिणाम आने में समय लग जाता है। इन सभी समस्याओं को एक साथ हल करना ही टास्क फोर्स का लक्ष्य होगा। तो क्यों टेक्नोलॉजी वास्तव में समाधान बन सकती है वो भी जान लेते हैं। तो ये तो हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी वास्तव में समाधान बन सकता है तो ये तो अकेला नहीं कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण होता है। यदि प्रशासन कमजोर हो जाएगा तो सबसे आधुनिक तकनीक भी असफल हो सकता है। फिर भी कई नई तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ये सब।
उसके बाद फेस रिकॉग्नाइज भी, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी और क्लाउड सिक्योरिटी भी, ये सभी बदलाव क्या यानी ये सब टेक्नोलॉजी वास्तव में समाधान हो सकता है। तो इन तकनीकों का सही उपयोग पेपर लीक की संभावना काफ़ी कम कर देती है। तो आधार मॉडल से परीक्षा प्रणाली क्या सीख सकती है वो भी जानते हैं। तो आधार परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली है। उससे करोड़ों लोगों का डेटा सुरक्षित भी रखा जाता है। वहाँ डिजिटल पहचान, सुरक्षित डेटा, इंस्क्रिप्शन, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, ऑडिट ट्रेल भी है, जैसे व्यवस्थाएं ये सब है। तो यदि इसी प्रकार की तकनीक परीक्षा प्रणाली में लागू हो जाता है तो प्रश्न पत्र की सुरक्षा और उम्मीदवार की पहचान दोनों मजबूत हो सकता है। तो क्या पेपर लीक पूरी तरह खत्म हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना, कोई भी व्यवस्था 100% सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन सही तकनीक, मजबूत कानून और सख्त निगरानी से पेपर लीक की घटनाएं को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है। आज अधिकांश पेपर लीक मानवीय लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण ही होता है। तो यदि इन कमजोरियों को दूर किया जाए तो स्थिति में बड़ा सुधार संभव हो सकता है। तो छात्रों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? तो यदि सुधार सफल होते हैं तो सबसे अधिक लाभ छात्रों को ही मिलेगा। उन्हें जैसे मिलेगा, निष्पक्ष परीक्षा हो सकेगा, समय पर परीक्षा होगा, समय पर परिणाम भी आएगा, पेपर लीक का कम भी खतरा रहेगा, यानी पेपर लीक होना बहुत कम खतरा हो सकता है। पारदर्शी में चयन प्रक्रिया भी ठीक होगा, मेहनत का सही मूल्य भी छात्रों को मिलेगा। तो इसमें छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास भी और बढ़ जाएगा। तो क्या भर्ती परीक्षाओं में भी बदलाव आएगा? तो बिल्कुल, यदि सरकार इन सुधारों को अपनाती है तो इसका असर केवल नीट या जेईई तक सीमित नहीं रहेगा। तो संभावित रूप से इन परीक्षाओं में भी सुधार देखने को मिल सकता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, सीयूईटी, एनटीए की ये सब अन्य परीक्षाएं में भी, और राज्य स्तरीय जितने भी भर्ती परीक्षाएं होते हैं इसमें भी पूरी भर्ती तंत्र की विश्वसनीय मजबूत हो सकता है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? जैसे भारत जैसे विशाल देश दुनिया में बहुत कम होते हैं, तो यहाँ करोड़ों छात्र परीक्षा देते हैं, हजारों परीक्षा केंद्र भी हैं और सैकड़ों एजेंसियां परीक्षाएं आयोजित भी करती है। तो ऐसे स्थिति में सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी पूरे देश में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाना, कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देना भी होगा, साइबर सुरक्षा को लगातार मजबूत बनाए रखना होगा, राज्यों और केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित भी करना है। तो यही कारण है कि यह सुधार आसान नहीं होने वाला है, लेकिन यदि सफल हो जाता है तो यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव साबित भी होगा। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षा प्रणाली की तस्वीर बदल सकती है? तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई केवल चैटजीपीटी या रोबोट तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के कई देशों में एआई का उपयोग परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। यदि भारत की नई परीक्षा प्रणाली में एआई को सही तरीके से शामिल किया जाता है तो कई स्तरों पर बदलाव ला सकती है। जैसे एआई परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी कर सकती है। यदि किसी कमरे में संदिग्ध गतिविधि होती है तो जैसे बार बार इशारे करना, मोबाइल का उपयोग करना या असामान्य गतिविधि होता है तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भी भेज सकता है। इसी तरह यदि किसी ऑनलाइन परीक्षा में हजारों छात्रों के उत्तरों का पैटर्न एक जैसा भी मिलता है तो एआई उसकी पहचान कर सकता है। इससे बड़े स्तर पर नकल या संगठित धोखाधड़ी का पता भी लगाना आसान हो जाएगा। हालांकि एआई कोई जादुई समाधान तो नहीं है। यदि उसका उपयोग बिना पर्याप्त परीक्षण और निगरानी के किया गया हो तो गलत अलर्ट भी मिल सकता है। इसीलिए एआई को सहायता तकनीक के रूप में इस्तेमाल करना अधिक प्रभावी होगा। क्या ब्लॉकचेन तकनीक पेपर लीक रोक सकता है? तो ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी रिकॉर्ड को बदलना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि कोई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, यानी ब्लॉकचेन की। तो यदि प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद सुरक्षित डिजिटल प्रणाली में संग्रहित किए जाएं और हर बदलाव का रिकॉर्ड स्तर
दर्ज हो जाए तो यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने कब और किस उद्देश्य से डेटा तक पहुंच बनाई है। हालांकि ब्लॉकचेन लागू करना महंगा पड़ता है और तकनीकी रूप से जटिल भी हो सकता है, इसीलिए सरकार को यह देखना होगा कि इसे किन परीक्षाओं में लागू करना व्यवहारिक रहेगा। तो क्या सभी परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएंगी? तो यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या परीक्षाएं ऑनलाइन सभी का होगा? तो जरूरी नहीं है कि ये सभी परीक्षाएं ऑनलाइन में ही होगा, क्योंकि भारत में कई क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट और बिजली जैसे बुनियादी सुविधाएं समान रूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सभी परीक्षाओं को तुरंत ऑनलाइन करना उचित भी नहीं होगा। संभव है कि भविष्य में कुछ परीक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन होगा, कुछ हाइब्रिड मॉडल अपनाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं ऑफलाइन ही रहेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक तकनीकों से मजबूत भी की जाएगी। इसीलिए सुधार का अर्थ केवल ऑनलाइन परीक्षा नहीं बल्कि सुरक्षित परीक्षा भी होगा। तो परीक्षा सुधारों का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि परीक्षा निष्पक्ष होगी तो पढ़ाई का वातावरण भी बदलेगा। जब छात्रों को विश्वास होगा कि चयन केवल मेहनत और योग्यता के आधार पर होगा, तब वे शॉर्टकट या गलत तरीके की बजाय पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे। कोचिंग संस्थाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गुणवत्तापूर्ण तैयारी का महत्व भी बढ़ जाएगा और अनुचित साधनों का भी आकर्षण कम होगा। लंबे समय में यह पूरे शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता को सुधारने में मदद भी कर सकता है। क्या केवल तकनीकी से समस्या हल हो जाएगा? तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यदि सिस्टम चलाने वाले लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, यानी अगर काम नहीं करते हैं ईमानदारी से जो सिस्टम चलाएंगे, तो सबसे आधुनिक तकनीक भी सीमित साबित हो सकता है। इसीलिए परीक्षा सुधार के 5 मजबूत स्तंभ भी होने चाहिए। पहले तो आधुनिक तकनीक होना चाहिए, कड़े कानून होना चाहिए, जवाबदेही प्रशासन होना चाहिए, प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए और पारदर्शी निगरानी भी होना चाहिए। तो इन पांचों के संतुलन से ही वास्तविक सुधार संभव हो सकता है। तो छात्रों को अब क्या करना चाहिए? तो कई छात्र ऐसी खबर सुनकर चिंतित भी हो जाते हैं कि कहीं परीक्षा का पैटर्न न बदल जाए, लेकिन घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि छात्र अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें। यदि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया या पैटर्न में कोई आधिकारिक बदलाव होगा भी, तो संबंधित परीक्षा एजेंसी पहले से ही सूचना जारी कर सकता है। इसीलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक घोषणा पर ही विश्वास रखना पड़ सकता है। तो इस टास्क फोर्स की सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी वो भी जान लेते हैं। केवल समिति बनाना पर्याप्त नहीं होगा। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इसकी सिफारिश समय पर लागू होती है, क्या राज्यों का सहयोग मिल पाता है, क्या पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा सकता है, क्या नई तकनीकों का सही परीक्षण किया जा सकता है, क्या छात्रों और विशेषज्ञों की राय को भी महत्वपूर्ण दिया जा सकता है। तो यदि इन पहलुओं पर गंभीरता से काम हुआ तो सुधारों का प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। तो भारत के लिए इसका दीर्घकालिक महत्व क्या रह जाएगा? तो भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देश में से एक है। हर वर्ष करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं देते रहते हैं। यदि परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो प्रतिभा को सही अवसर मिल सकेगा, भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास भी बढ़ेगा, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी, देश को अधिक योग्य और सक्षम मानव संसाधन भी मिलेगा। इसीलिए यह केवल परीक्षा सुधार नहीं होगा बल्कि भविष्य के भारत में निवेश की तरह देखा जा रहा है। तो संभावित चुनौतियां और सावधानियां भी रहता है। हर बड़ा सुधार अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। नई तकनीक लागू करने की लागत ज़्यादा हो सकता है। साइबर सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल पहुंच भी ये आसान होने वाला नहीं है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना होगा और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर लगातार ध्यान देना होगा। साथ ही छात्रों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भारत की परीक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता केवल घोषणा से नहीं होगा बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से ही तय होगा। यदि सरकार तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षा संस्थान, राज्यों और परीक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पारदर्शी,
सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली तैयार करती है तो आने वाले वर्षों में पेपर लीक, फर्जी उम्मीदवार और परीक्षा संबंधी विवादों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। यानी पेपर लीक होना कम हो जाएगा, फर्जी उम्मीदवार और परीक्षा संबंधी विवादों का भी उल्लेखनीय कमी होगा। तो अत्यंत हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत छात्रों का विश्वास ही होता है। यदि यह सुधार इस विश्वास को मजबूत करने में विफल हो जाता है तो यह भारत के शिक्षा और भर्ती व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।